हेलो दोस्तों। तो आप सभी लोगों को यूनिक इसी सेंटर में मोस्ट वेलकम है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि हम वीडियो मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग में कि हम 12वीं क्लास के लिए कुछ स्पेशल लेके आ रहे हैं। तो गाइस आज जो हमारा है, ठीक है, मैं बता दूं स्पेशल क्या है। तो यार आप लोग देख रहे हो टाइटल में क्या लिखा है, 25 दिन 25 मैराथन। ठीक है, इस 25 दिन के अंदर आपके जो इकोनॉमिक्स के जो भी आपके फर्स्ट टर्म में सिलेबस आ रहा है, उस सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे भाई, ठीक, एमसीक्यू हो गए, ठीक है, स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, कारण या अभिकथन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे मैं आपको 25 दिन के अंदर आपकी दोनों बुक के कराऊंगा। ये आपसे मैं गारंटी लेता हूँ। बस आपको करना है कि जिस बंदे ने, ठीक है, जिस बंदे ने इस 25 दिन की क्लासों को अगर हर एक वीडियो को 2-2 से 3-3 बार देखा ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ कि उसके स्कोर में भाई बहुत ज़्यादा क्या होगी, इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको देखना। तो मैं बता दूँ गाइस, आज जो हमारी वीडियो शुरू हो गई, ठीक है, आज हमारा डे क्या फर्स्ट है, बात सॉरी, आज हमारा डे फर्स्ट है। और पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे हमारे को मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर शुरू करेंगे। ठीक, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टार्टिंग का सबसे जो जहरीला चैप्टर माना जाता है ना, राष्ट्रीय आय को लेके, तो उसी को हम क्या करेंगे, उसके साथ ही हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। बात सुनिए यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो इसमें बता दूं, जो डे फर्स्ट रहेगा राष्ट्र ऐसा रहता, तो इसमें आज की जो वीडियो होगी ना, तो इसके अंदर मैं आपको जितने भी रिलेटेड मतलब एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे कैसे होंगे, वो पीबी मतलब पीवाईक्यू होंगे। पीवाईक्यू का मतलब कहता है प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। ठीक है, मतलब कि लास्ट के जो 2000 मतलब कैसे 2-3 सालों के अंदर जो भी एमसीक्यू में पूछे गए, वो सारे के सारे क्वेश्चन भाई हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, उसको रखा हूँ, ठीक, और वो आप लोग उसको देखोगे। ठीक, अब ये तो आप ऐसा करिएगा, इसको नोट डाउन कर लो। अगर आप नहीं कर पाओगे, मान लो थोड़ा सा आलस दिखाते हो, तो आप क्या करिए इसको, ठीक, लास्ट में अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के पहले जाओ तो इसको एक बार आप पढ़ लो और वीडियो को बार बार देखिए। और गाइस आप लोग वीडियो करो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दिए, ताकि आपके दोस्तों को भी क्या उनकी हेल्प हो सके। आप नंबर लाड लेकिन और उनकी भी थोड़ा सा मदद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे हमारा डे फर्स्ट है, बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है, बस आप लोग जो भी डाउट होंगे, ठीक, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको इससे क्लियर कर दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो हमारा जो राष्ट्र ऐसे डे फर्स्ट है, बहुत अच्छे से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जितने भी आपके 30, 40, 35 जितने भी क्वेश्चन होंगे राष्ट्र ऐसे सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला कह रहे हैं कि मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी का अनुपात कीमतों का एक प्रसिद्ध सूचकांक है और इसे डैश कहा जाता है। ठीक है, अब आप में से जिन्होंने चैप्टर डिटेल में पढ़ा है या जिस बच्चे ने हमारी वीडियो को देखा है, मैंने सारा टॉपिक डिटेल वाइज पढ़ाया था। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करें। अगर आपको गाइस इसका आंसर पता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए कि इसका आंसर क्या आएगा। आपके पास कुछ सेकंड का आपके पास टाइम है। ठीक है, देखते हैं कमेंट सेक्शन में किसका सबसे पहले आंसर आता है। चलिए, तो कह रहे हैं कि मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी का अनुपात कीमतों का एक प्रसिद्ध सूचकांक और इसे किससे मतलब इसे डैश कहा जाता है। ठीक है, अब आपने देखो कह रहे हो कि मैं वीडियो में एमसीक्यू, मान लो यहाँ पर एमसीक्यू लिखा है, लेकिन एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बताऊंगा मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो सिंपल मैंने आपको बता रखा है, मौद्रिक जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जिसका अनुमान क्या होता है हम चालू वर्ष पे लगाते हैं, मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। ठीक है, और वास्तविक जीडीपी का मतलब क्या होता है, जिसका अनुमान क्या होता है हम आधार वर्ष के बेस पे लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका अनुपात कीमतों का एक प्रसिद्ध सूचकांक है, इसे डैश कहते हैं। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक आपने कभी ऐसा पढ़ा है? आप ही बताइए, आपने बुक अगर रीडिंग करी होगी, पढ़ा है नहीं? ठीक है, उसमें थोक कीमत सूचकांक आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ। ठीक है, और जीडीपी परावर्तक ऐसे शब्दों का जिक्र। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसको नोट बना के लिखना है। ठीक है, एक होता हमारा मैं, ठीक है, एक हमारा टॉपिक आता, कहते हैं ना, एक पतली गली कंसेप्ट होता है। क्या कह रहा हूँ, पतली गली कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है, सीधे से बता दूं ना। सबसे पहले तो गाइस आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं 4, उसमें से आप ये देखो कि कौन सा ऑप्शन गलत है। हमें ये नहीं दिखा। अगर आपको डायरेक्ट एग्जैक्ट पता है कि हाँ ये ऑप्शन सही, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है कि 3 ऑप्शन में कि हाँ ये तीनों में से कोई हो सकता है, तो उसमें से आप क्या करिए, एक पतली गली कंसेप्ट अपनाइए कि उसमें से जो चीज़ें गलत है उसको फटाफट कटो, बाकी क्या होगा वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा है। ये भी आपने पढ़ा होगा, 11th का टॉपिक है। आपने थोक कीमत सूचकांक 11th में भी पढ़ा होगा, तो ये भी नहीं। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या मिल गया, डी, जीडीपी अपस्फीति अंतराल। इसका एक दूसरा नाम होता है जीडीपी अपस्फायक कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी अपस्फायक कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा ना? ये पतली गली कंसेप्ट याद रखिए, जब भी एमसीक्यू करो तो याद रखो कि हाँ सर ने हमें कुछ बताया था, पतली गली कंसेप्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, दूसरा देखो हमारा कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद से डैश सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि आपके पास जीडीपी से, ठीक है, आपको राष्ट्रीय पे कैसे जा सकते हो। ठीक है, जीडीपी फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला मैंने लिखा होगा कि आपका जीडीपी है, उससे आपको क्या राष्ट्रीय उत्पाद पे आना है, कौन से सकल पे। ठीक है, तो क्या उसमें मूल्यह्रास जोड़ेंगे, ठीक है, या फिर उसमें नफिया को घटाकर क्या करें, नफिया को घटाकर या एनआईटी को घटाकर या फिर नफिया को जोड़कर।
जब भी यार देखो आप लोगों को मैं बार बार बता दूं, जब भी हम क्या करते हैं कि मान लो डोमेस्टिक है, ठीक है, डोमेस्टिक से आपको कहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर नेशनल है, ठीक है। क्या करो, हमेशा क्या होता है, इधर से आते हैं तो कह रहे कि आपको मान लेते हैं कि राष्ट्र से किस पे, घरेलू पे आना है ऐसा करके, या फिर आपको कह रहा है कि डोमेस्टिक से यहाँ पर आना है। तो घरेलू का मतलब क्या होता है कि सिर्फ हमारे देश का, तो हमें इसमें दूसरे का, तो जो हमारे इंडिया के लोग बाहर काम करें उसको तो जोड़ेंगे। तो इसमें क्या जोड़ोगे भाई, इसमें आप जोड़ोगे क्या, नफिया जोड़ोगे, क्या होगे, तो नफिया। अब देखो ऑप्शन यहाँ पर कोई है, आप चेक करिए ऑप्शन कोई है, नफिया, जहाँ पर थे मूल्यह्रास मैंने कहा था इसको छोड़ दो, क्योंकि आप जब घर मतलब डोमेस्टिक से राष्ट्र पे जाओगे कोई इसकी बात नहीं होगी, ठीक है। नफिया घटाकर नहीं हो सकती, ठीक। क्यों नफिया घटाते हैं किस केस में, कि जब हम क्या होता है राष्ट्र से घरेलू आते हैं, ठीक, ये भी नहीं होगा, इसके बारे में बात ही नहीं। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा होगा। आप लोग भी कमेंट करते रहिए कि आपको वीडियो मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, आप इसमें चेक करिए कि आपने कितना डिटेल से कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। ये जी क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा तीसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप लोग तो इसको बिना देखे आंसर, मतलब बिना देखे नहीं, मतलब देख के ही आंसर क्लिक कर दो, आपके चेहरे पे स्माइल आ रही होगी, ठीक है। कह रहे कि भारत में राष्ट्र की गणना सबसे पहले किसने की है, भारत की राष्ट्र की गणना सबसे पहले। अब देखो आप लोगों ने स्कूल में, अगर आपको स्कूल में पढ़ाया हुआ है, फिर आपको मान लो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें बस ये देखो पतली गली वाली बात याद रखना, पतली गली कंसेप्ट, बार बार याद रखो पतली गली कंसेप्ट, ठीक है, कि उसमें किस बंदे का नाम का जिक्र हुआ है, ठीक है। आप सोचो, ठीक है, केन्स के बारे में, केन्स में आपने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा कहाँ पर होगा, आपने तीसरा मतलब जो आप चौथा पांचवा चैप्टर पढ़ोगे जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक। तो उस केस में तो मतलब ये तो भाई साहब आएंगे नहीं यहाँ पर, क्लियर है यहाँ तक। दूसरा कह रहा है कि एडम स्मिथ, ये कहाँ से आएंगे, राष्ट्र की बात करें, ये तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इनका भी जिक्र नहीं होगा, ठीक है। अगर देखो दादा भाई नरोजी, नाम सुनते आ गया, कौन है, दादा भाई नरोजी, समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, दादा भाई नरोजी, और इसमें आपको ऑप्शन कौन से है, ये तो इन्होंने क्या भारत के सबसे पहले राष्ट्र की गणना की है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके गया। देख क्वेश्चन नंबर देखो गाइस 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि 4 मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को हम क्या डेप्रिसिएशन कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, डेप्रिसिएशन। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, देखो आप लोगों को कह रहे हो कि देखो एक लाइक से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप उसको कह रहे हो लाइक करो, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल का जरूर ज़्यादा से क्या सब्सक्राइब करें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यह्रास मतलब किससे संबंधित नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि मूल्यह्रास किससे संबंधित नहीं है। पहला कह रहा है सामान्य टूट फूट, ठीक है, मैंने कहा था ध्यान में रखिए, गली मतलब पतली गली कंसेप्ट याद रखिए दिमाग में। कह रहा है कि सामान्य टूट फूट। दूसरा कह रहा है कि अचल पूंजी का उपभोग, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अचल पूंजी का उपभोग। तीसरा कह रहा है बाजार कीमत और प्रत्याशित मतलब प्रत्याशित अप्रचलन, ठीक है। अब जिस बंदे ने पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ा होगा, जिस बंदे ने पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ा होगा ना, देख के इसका आंसर दे देगा। क्या कह रहा हूँ, जिस बंदे ने पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ा होगा देख के इसका आंसर दे देगा, ठीक है। आप ही सोचो मूल्यह्रास का जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको सामान्य टूट फूट का भी जिक्र किया था, सिंपल ही बात आप लोगों ने बताया होगा, ठीक है। हमने इसका जब क्वेश्चन सॉल्व किया था इसके बारे में जिक्र हुआ था, ठीक है। क्या हमने इसके बारे में जिक्र किया था, नहीं। तो हमारा आंसर क्या मिल गया, ये रहा, ठीक। और इसको तो हम कहते हैं प्रत्याशित अप्रचलन कहते हैं, ये सारा मैंने पढ़ा रखा है। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है भाई, एक लाइक तो बनता है इसके लिए, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि 5, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, देखिएगा, ठीक है। कह रहे कि यहाँ पर कारक लागत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि कारक लागत के लिए मतलब जो फैक्टर कॉस्ट होती है उसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये बच्ची मतलब ये क्वेश्चन ना, अगर हम बात करें स्टार डाले ना, ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने न्यूमेरिकल पे अच्छी कमांड बनाई होगी। क्या करो, जिसने न्यूमेरिकल पे अच्छी कमांड बनाई होगी उसी को समझ में आएगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है कि जो हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो जिस बच्चे ने न्यूमेरिकल को बढ़िया से पढ़ा होगा, फॉर्मूले को रिवाइज किया होगा मल्टीपल टाइम्स, तो बच्चा आराम से देख के आंसर देगा, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कारक लागत का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता दूं। कारक लागत मतलब क्या होता है कि जब कोई सामान होता है जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगा होता है, ठीक। और वो जो कारक लागत पर होता है वो सिर्फ उत्पादन के दौरान उसके ऊपर खर्चा आता है, जब आप उसको मार्केट में लाओगे तो आपको टैक्स जुड़ेगा, मतलब। और किसके साथ, हमारा एमपी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कह रहे कि कारक लागत कैसे, एमपी प्लस में डेप। अब सोचो मैं कह रहा हूँ टैक्स की बात कर रहा हूँ, पतली गली कंसेप्ट, क्या कर रहा हूँ, पतली गली कंसेप्ट याद रखिए। पतली गली कंसेप्ट याद रखना है कि क्या जो टैक्स से डेप कहते हैं, नहीं, डेप का मतलब क्या होता है, जो भी उस पर नुकसान होता है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। ये देखो फालतू के ऑप्शन दे रखे हैं, नफिया, ठीक है, नफिया भी नहीं हो सकता है, सिंपल ही बात है। अब बचा 2 क्वेश्चन, 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब आप यार इसमें सोचो कि जब भी कोई सामान घर पर रखा हो क्या उसके ऊपर टैक्स लगा होगा क्या, आप ही बताइए मेरे को, ठीक है, सीरियसली बताओ आप लोग, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी हुई तो जाकर प्लेलिस्ट को चेक करिए।
जब भी कोई सामान अगर मान लो मैं यहाँ पर मार्कर का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक, क्या उसमें टैक्स जोड़ेगा? क्या नहीं जोड़ेगा यार, सिंपल ही बात है। तो यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर कह रहा है क्या NIT जोड़ रखा है, बिल्कुल नहीं जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर FC का मतलब कहता है विदाउट टैक्स का। तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है यहाँ पर? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो हमारे क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यार बार बार आप देख रहे हैं, वीडियो को 2 से 3 बार देखो, बहुत मजेदार वीडियो, ठीक है। कह रहे कि वस्तुएं जो टिकाऊ प्रवृत्ति की होती है, मतलब क्या कह रहे हैं कि वस्तुएं जो टिकाऊ प्रवृत्ति की होती है, ठीक है, और उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग की जाती है, ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ होती हैं और प्लस में उत्पादन प्रक्रिया में, ठीक है, उत्पादन में। तो अब यहाँ पर देखो ऑप्शन भाई चारों के चारों ऑप्शन देखिए बड़े गदर ऑप्शन है। क्या कह रहा हूँ? बहुत जहरीले ऑप्शन है, बहुत गदर है, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज होगा। आंसर उसी का सही जाएगा जिन्होंने अच्छे से टॉपिक को रिवाइज किया होगा, जिन्होंने अच्छा एक यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ठीक है, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर आप क्या डालिए, देखो क्योंकि दोनों पूंजीगत वस्तु है ना, तो एक ऑप्शन यहाँ से लिख लो, यहाँ पर हटा दो, लिख दो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बात सुनिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि ऐसी कोई वस्तु जो क्या पूंजीगत मतलब टिकाऊ वस्तु भी हो और प्लस में उत्पादन में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सोचो क्या यार हम उपभोग वस्तु का उपयोग करते हैं, मतलब उत्पादन में करते हैं? पॉसिबल ही नहीं। अगर हमारे घर में जो भी रोटी ब्रेड वगैरह आ रहा है उसको करते नहीं करते, ठीक है। मध्यवर्ती का करते नहीं करते, लेकिन इसका एक रॉ मटेरियल, लेकिन हमारी जो पूंजीगत वस्तु होती है उसका हम क्या करते हैं? टिकाऊ भी होती है, मशीनों के उत्पादन में यूज़ होता है। सिलाई मशीन लो, अगर टेलर के दृष्टि से आप देखोगे तो वहाँ पर, ठीक है। 7 हो गया था, तो 7 देखो मैंने क्या बताया था कि आपको यदि किसी अर्थव्यवस्था में नफिया आपका दे रखा 100 करोड़ है तथा फीफा दे मतलब फीटा दे रखा 20 करोड़ और आपका कह रहा है कि फीफा निकाले, ठीक है। तो देखो गाइस, अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा ना, जिन्होंने शुरू से मेरी वीडियो को देखा होगा ना, वो मतलब चुटकियों में इसका आंसर निकाल लेगा, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लिखा रखा फॉर्मूला क्या होता है? नफिया निकाल लेगा, ठीक है। नफिया क्या होता है? फीफा, ठीक है। क्या होता है? फीफा माइनस में क्या होता है? फीटा। ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर नफे की वैल्यू दे रखी है कितनी? 100 है। अगर आप यहाँ पर 100 रखते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर 100 हो गया, और यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है आपको? क्या निकालना है? यहाँ पर क्या देखिए आपको निकालना होगा क्या? फीफा निकालना है, ठीक। ये हमें कैलकुलेट करना मान लो, ठीक है। और हमें कितना दे रखा है? ये हमारे को दे रखा है कितना? 20। कितना दे रखा है? 20। तो आप इसको इधर वैल्यू लेके आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? 120 होगा। कितना अगर हम इसको जोड़ेंगे 120, तो ये हमारा क्या निकल गया? फीफा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ठीक है। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, ठीक है। देखो आप लोगों के लिए सारी चीज़ें हो रही है, ठीक। और आने वाले टाइम पे अभी आज हमारा डे फर्स्ट है, ठीक है। इसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। अगला क्वेश्चन 8वां कह रहे कि एक चर जिसे एक निश्चित समय बिंदु पर मापा, ये तो आंख बंद करके आंसर मारोगे, ठीक है। ये तो क्या करोगे? कह रहे कि एक चर जिसे एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है उसे डैश कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसे निश्चित समय बिंदु, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया होगा, 2 टॉपिक याद होगा। एक मैंने प्रभाव पढ़ाया था, दूसरा हमारा क्या था? स्टॉक। बात सॉरी, एक हमारा क्या था? प्रभाव था, दूसरा क्या था? हमारा स्टॉक, ठीक है। तो मैंने इसमें बताया था कि स्टॉक का मतलब क्या होता है? जिसे क्या निश्चित समय बिंदु मेजर करते हैं, ठीक। और प्रभाव का मतलब क्या होता है? जिसे हम समय अवधि के दौरान मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा, आंसर कौन सा आएगा? स्टॉक। क्यों? क्योंकि स्टॉक होता है किसी चीज़ का, उसे हम एक निश्चित समय बिंदु पर मेजर करते हैं, ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? कह रहे कि चक्रीय प्रवाह में फर्मों से परिवार तक, कह रहे कि चक्रीय प्रवाह में फर्मों से परिवार तक, 2 शब्दों को देखना, फर्मों से परिवार तक वस्तुओं तथा सेवाओं, कह रहे कि वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह को डैश कहा जाता है। अब एक चीज़ याद रखना यार, मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, ठीक है। 2 कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, एक आपका मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, दूसरा वास्तविक। तो मैंने कहा था मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है कि हमेशा वहाँ पर क्या होगा? पैसे का जिक्र होगा। लेकिन जो वास्तविक प्रवाह होगा ना, वहाँ पर बस 2 चीज़ें होती है। कौन कौन सी? एक आपकी होती है वस्तु और सेवा की। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन कहता है 10, ठीक है। इसका तो आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहे हैं कि नफिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? नफिया निकालने का, देखो अगर जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ा होगा, देखो जिस बच्चे ने ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है। ये अगर हम देखें ये 7वां क्वेश्चन, ठीक है। तो उससे देखो यहाँ पर आपसे सिंपल सा पूछा है नफिया का फॉर्मूला क्या? नफिया का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिख दिया कि यहाँ पर कि फीफा माइनस में फीटा। तो यहाँ पर ऑप्शन दी, और एक मैंने आप लोगों को बताया था पतली गली कंसेप्ट। क्या करो? पतली गली कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट। तो यहाँ पर देखो आपको वो ऑप्शन चेक करना जो मतलब लग रहा है कि नहीं होगा, ठीक। एक चीज़ याद रखो, कभी नफिया के साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर डेप की बात होती है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत होएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस, कभी दोनों प्लस हो नहीं सकते, ठीक है। और अब यहाँ पर कह रहे हैं नफिया फीफा माइनस में फीटा, देखो ऑप्शन मैच कर रहा है, फीफा माइनस में क्या होता है? फीटा। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? वी। और ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये फीटा माइनस में, इसमें उल्टा देगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पर? ये
संग हमारे जो 10 क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो हमारा MCQ टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो हमारा डे फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है डैश को एक सरकार द्वारा प्रशासित भौगोलिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके अंदर व्यक्ति, वस्तुएं, सेवाओं का स्वतंत्र प्रभाव होता है। बात सुनिए। अब देखो मैंने कि कहीं नहीं कि आपको इतनी बड़ी लाइनें देखना वो आपको कंफ्यूज कर रहा है ताकि आप पेपर को क्या कर लो, छोड़ दो। बट हम भी क्या है उससे कम नहीं कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा, आपसे बस ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो जो GDP वगैरह होते हैं ना उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया होगा, जब आप लोगों ने डिटेल की वीडियो देखी होगी तो हमने एक वर्ड का यूज़ किया था आर्थिक सीमा क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, और मैंने आपको बताया था कि जब भी MCQ क्वेश्चन करो तो इसमें एक टॉपिक अपनाओ पतली गली कंसेप्ट वाला। क्या कहना है? पतली गली कंसेप्ट का मतलब कहते हैं इसमें देखो कौन सा ऑप्शन आपको गलत लग रहा है, ठीक है। क्या आपने इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसे शब्दों का जिक्र राजनीतिक सीमा क्षेत्र नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय सीमा, ये भी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो हमें जब पता है कि 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है। ये हमारा क्या कहलाता है, ये वाला हमारा क्या कहलाता है, पतली गली कंसेप्ट कहलाता है। बात समझ आ रही है? अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कह रहा है निम्न में से किसे प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्या करो क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से किसे प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिएगा इसकी प्रवाह किसे कहते हैं। मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखा होगा, आप लोग कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रवाह का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ क्या होता है एक समय अवधि के दौरान, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो किसे हम मेजर करेंगे, कह रहा है कि राष्ट्रीय संपत्ति को, ठीक है। दूसरा कह रहा है दीपक के पर्स में पैसे हैं, ठीक है। तीसरा केस कह रहा है श्रीलंका का सकल घरेलू उत्पाद, या फिर आप कह सकते हो श्रीलंका का GDP, ठीक है। ये और चौथा वर्ष के अंत में स्टॉक। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ हम जिसको कहते हैं एक मतलब निश्चित समय अवधि के दौरान करते हैं। तो देखो जो GDP वगैरह होती है उसको हम एक अवधि में ही कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है एक लेखा वर्ष या फिर वित्तीय वर्ष के दौरान ही क्या करते हैं हम GDP को कैलकुलेट करते हैं। कब? या एक साल के दौरान। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन यहाँ पर C रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा कह रहा है कि GDP अस्फीति कारक को किस सूत्र द्वारा मतलब लिखा था। ये गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से लिख लेना, पेपर में कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। स्टार बना के इसको कह रहा है। इसी को दूसरा नाम क्या है, GDP अपस्फायक कहते हैं। तो सिंपल करेंगे जो GDP अपस्फायक होता है, ठीक, इसे हम कौन से फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं। अब जिस बच्चे ने हमारी वीडियो को डिटेल से देखा होगा ना तो आंख बंद करके इसको टिक मार सकते हैं कौन सा होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, बाकी आप लोग देखते रहिए। और ये देखो वीडियो जो मैंने आपको बताया 25 दिन 25 मैराथन की जो होगी, इसमें आपके 25 दिन में मैं पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स की वीडियो को जितने भी क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें हमारा कह रहा है कि GDP अपस्फीति के लिए कौन सा कथन मतलब कौन सा फॉर्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले कह रहे हैं कि मौद्रिक GDP वास्तविक GDP इनटू में कितना होता है 100। तो देखो पहले ही ऑप्शन हमारा क्या हो गई, हमने पढ़ा होगा अगर फॉर्मूले में, ठीक है। क्योंकि मौद्रिक GDP, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताओ मौद्रिक GDP को हम किस बेस पे मेजर करते हैं, वर्तमान में कि चालू वर्ष पे, ठीक है। और दूसरा ये हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो कह रहा है कि वर्तमान बाजार कीमत पर, कह रहा है कि वर्तमान बाजार कीमत पर मूल्यांकित GDP को, हाँ मूल्यांकित GDP को कहा जाता है। देखो मतलब कि हाँ, मतलब एक ऐसे GDP का मतलब होता है जो हमारे यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो उसको अगर हम वर्तमान की प्राइस पर मेजर करते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो अभी मैंने आपको जस्ट जिक्र कर दिया ऊपरी वाले क्वेश्चन में कि मौद्रिक GDP का मतलब क्या होता है, जिसको हम चालू वर्ष के कीमतों के आधार पर। तो यहाँ पर वर्तमान वर्ड का मतलब गाइस क्या होता है, वर्तमान वर्ड का मतलब क्या होता है, करेंट प्राइस पे चालू वर्ष के दौरान क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखो मैंने कहा था या तो आप पतली के लिए कंसेप्ट अपनाइए। क्यों? क्योंकि देखो वर्तमान GDP की बात करें ऐसा कोई शब्द की बात नहीं होती है, ठीक है। दूसरा अगर वास्तविक, जब भी वास्तविक की बात करेगा तो इसको हम क्या आधार वर्ष पे मेजर करते हैं, किस पे, आधार वर्ष पे मेजर करते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और कह रहा है कि मूल GDP ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। तो ये हमारा तरीका क्या होता है, पतली गली कंसेप्ट वाला। क्या करो, पतली गली कंसेप्ट, इसको बढ़िया से नोट बना के लिख लिया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा रहेगा, ऑप्शन B यहाँ रहेगा, ठीक है। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो का लाइक कर दो, लाइक करने से कुछ नहीं आता, ठीक है। लाइक में बिल्कुल भी कमी नहीं हो जाए। तो लाइक्स में अगर आप करोगे तो इससे वीडियो को जो लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन होगी या फिर जो 25 मैराथन का जो क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन में आपको तुरंत आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं, कह रहे कि एक फर्म द्वारा उत्पाद प्रक्रिया, कह रहे कि एक फर्म द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में, यहाँ पर आप उत्पादन लिखना गाइस, ठीक है। कह रहे कि एक फर्म द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में किए गए शुद्ध योगदान को देखो। यहाँ पर कीवर्ड्स आपको समझना, कह रहे कि शुद्ध योगदान, शुद्ध योगदान का मतलब कहता है नेट, ठीक है। शुद्ध योगदान को कहा जाता है, क्या कहते थे, उत्पाद का मूल्य कहते हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कह रहे कि वर्धित मूल्य और स्टॉक में परिवर्तन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। वो कह रहा है स्टॉक में परिवर्तन, देखो ये भी नहीं होगा, स्टॉक में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, B फॉर बाहुबली। समझ में आ रहा होगा, B फॉर बाहुबली, ठीक है। चलो अगला देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
आय कह रहे कि आय विधि के लिए कौन सा कथन, कह रहे कि आय विधि के लिए कौन सा कथन, ठीक, आय विधि के लिए कौन सा कथन गलत है। देखो गाइस क्या कह रहे क्वेश्चन में आप ध्यान सुनना कि कह रहे कि आय के लिए, आय विधि के लिए कौन सा कथन गलत है। तो पहले कह रहे अब जिस बच्चे ने फॉर्मूले को, न्यूमेरिकल को बढ़िया से चटकाया होगा ना, ठीक, बढ़िया से क्वेश्चनों को रगड़ा होगा ना, तो वो मतलब क्वेश्चन को देख के कहेगा सर हमारा आंसर आ गया, ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो पहला देखो ऑप्शन कह रहे हैं निजी अंतिम भोग व दूसरा कह रहे हैं ब्याज तथा लाभ और तीसरा का हीरा। अब आपने देखो आय विधि में आपने ये टॉपिक पढ़े तीनों, ठीक है, लेकिन ये तो हमारे यहाँ पर A4 क्या होता है, आओ कभी हवेली पे, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, A4 मतलब आओ कभी हवेली पे, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या कहता है, कह रहे कि आय विधि के संदर्भ में सही कथन बताइए, ठीक है, मतलब कि जो आय विधि है उसके संदर्भ में कौन सा। अब सिंपल सा मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मैंने आपको सारी की सारी डिटेल में पढ़ाया था कि जब हम मान लो उत्पाद विधि का यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, GDP एट MP मिलता है या फिर GV एट MP मिलता है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जब मैंने आपको आय विधि बताया था तो मतलब आय विधि से हमें क्या मिलता है, NDP एट FCB, कह रहे कि NDP एट FC, तो देखिए ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये होगा कह रहे कि NNP, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी ये भी NDP एट FC मिल गया। और यहाँ पर क्या होगा आपका GNP, तो C4 मतलब C4 का मतलब क्या होता है, कहो ना प्यार है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है राष्ट्रीय आय को किस रूप से जाना जाता है, कह रहे कि राष्ट्रीय आय को किस रूप से जाना जाता है। तो यहाँ पर कह रहे राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय आय को हम किस रूप में निकालते हैं, किस रूप में कैलकुलेट करते हैं। पहले कह रहे हैं GNP, कह रहे कि GNP एट FC, ये भी नहीं होगा, ठीक है, और NNP एट MP नहीं होगा, ये भी, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे इस वाले ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन ये, और कह रहे GDP ये भी नहीं होगा, इस वाले में कन्फ्यूज रहते हैं। तो गाइज मैं आपको जाके वीडियो आप डिटेल में देखो, मैंने सारे के सारे बारीकी से हर एक फॉर्मूले को अच्छे से करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि राष्ट्रीय आय को निकालने का मतलब क्या होता है, D, ठीक है, क्या होता है D मतलब D का मतलब क्या होता है NNP एट FC। जब भी हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो किस पे निकालेंगे हम, NNP एट FC पे, ठीक है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब कि जो आपसे पूछ रहे हैं कि जो NIT होता है, ठीक है, NIT निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, NIT निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। पहला कह रहे हैं कि NIT बराबर क्या होता है, फीफा माइनस में फीटा, ठीक है, क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये आपको जब भी फीफा और फीफा का टॉपिक पढ़ोगे ये हमेशा नफिया का बात करता है, क्या होगा, ये नफिया से बात होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहे हैं कि NIT निकालने का IT प्लस में सब्सिडी गाइस ये भी नहीं होता, पतली वाली कंसेप्ट क्या देखें, क्यों, क्योंकि IT में प्लस नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि अब यहाँ पर NIT बराबर क्या IT माइनस में ऑप्शन मिल गया C4 कहो ना प्यार है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है कि जब हम IT में से हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें से हम आर्थिक सहायता को माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा, वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा वो NIT मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष का निकलने का, ठीक है। और गाइज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मूल्य वृद्धि, ठीक है, मूल्य वृद्धि का मतलब कि हम कैसे प्राप्त करते हैं, डैश से में क्या आएगा, ठीक है, क्या उत्पाद का मूल्य में उसमें हम डैश जोड़ के तब आ सकते हैं, या फिर उत्पाद का मूल्य माइनस में मध्यवर्ती उपभोग, या फिर उत्पाद का मूल्य माइनस में, ठीक, NIT, और फिर कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ये क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताओ, इसका आंसर ऑप्शन कौन सा सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने गाइज देख लिया था, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 21, क्या कहता है कि मूल्य वृद्धि से अभिप्राय। मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु के मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो गाइज ये देखो जो ये वाली हमारी वीडियो रहेगी D फर्स्ट की रहेगी पूरी, ठीक है। अब इसमें मतलब जो हमारे जितने भी 30 क्वेश्चन है पूरे नेशनल इनकम के, वो सारे के सारे मैंने जितने भी रिसर्च थे मैंने उसके सारे के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट कर देती। देखो अगर आप 30 क्वेश्चनों को बढ़िया से कर लेते हो तो जो राष्ट्रीय आय का टॉपिक हो इससे बाहर आपके कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि मूल्य वृद्धि से अभिप्राय क्या कह रहा है, टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन, दूसरा कह रहा है उत्पाद मध्यवर्ती उपभोग, और दूसरा कह रहा है कि गैर टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन, और तीसरा कह रहा है मध्यवर्ती वस्तुओं का व्यय, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल बात है, मैंने कौन सा बताया था भाई कि कौन सा आपको नियम याद करना है, यहाँ पर एक पतली गली कंसेप्ट, ठीक है। तो मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है, मूल्य वृद्धि फॉर्मूला हमने निकालेगा उत्पादन का मूल्य ऐसा करके, ठीक है। तो अब करें कि वृद्धि कब होगी, जब हम मध्यवर्ती वस्तुओं के ऊपर खर्चा करेंगे तभी तो प्राइस बढ़ेगा हमारा। अगर कोई सी मान लो मार्कर बना रहा हो, ठीक है, तो मार्कर के ऊपर अगर मान लो आप करो, जैसे मेरा मार्कर है, ठीक, इसके ऊपर मैं मान लो पेंटिंग वगैरह करता हूँ या फिर इसके ऊपर स्टिकर्स वगैरह लगाता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब कह रहा है उस केस में क्या होगा कि हमारी मूल्य वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पतली गली कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो पहला आपका क्या गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या गलत होगा, और ऑप्शन नंबर थर्ड भी। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय, ये हमारा डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा देखो कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कि अंतिम स्टॉक तथा आरंभिक स्टॉक के अंतर को
ठीक है, कहा जाता है। मतलब कि ये देखिए सारे जो क्वेश्चन हमारे निकल के फॉर्मूले से आ रहे हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अंतिम स्टॉक तथा आरंभिक स्टॉक के अंतर को क्या कहा जाता है। तो अब देखो स्टॉक में वृद्धि, पतली गली कंसेप्ट क्या रखे इस क्वेश्चन को करने का, पतली गली कंसेप्ट। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा या फिर जो बच्चे नए आ रहे हैं जाके आपके प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आप लोग चेक करिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्टॉक में परिवर्तन, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। कह रहे कि फिर यहाँ पर स्टॉक में वृद्धि नहीं होगी, कह रहे कि स्टॉक में कमी, ये भी नहीं होगी, ठीक है। कह रहे कि स्टॉक में परिवर्तन मिलता है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर, मतलब सी फॉर कहो ना प्यार है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय का, ठीक, मतलब कि जब दोहरी गणना होगी, दोहरी गणना क्या होती है आप लोग कमेंट करके बताओ। तो दोहरी गणना का मतलब मैंने क्या बताया था कि जब हम एक वस्तु के मूल्य को डबल, मतलब दो से अधिक बार, एक से अधिक बार क्या होता है उसकी काउंटिंग कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं डबल काउंटिंग में कहते हैं, उसको हम दोहरी गणना कहते हैं। तो कहते हैं कि दोहरी गणना के केस में राष्ट्रीय के साथ क्या होगा, अत्यधिक अनुमान लग जाएगा। अब आप ही सोचो कि राष्ट्रीय में जब हम कोई चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब आओ कभी हवेली पे, क्यों, क्योंकि पहले ही ऑप्शन हमें मिल गया कि जब भी दोहरी गणना होगी तो उससे क्या होगा, किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है ना कि घटेगी। अल्प कह रहे कि अल्प अनुमान लग सकता है, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक। ऑप्शन अगर आप सी के साथ जाना चाहो सही अनुमान लगता है, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि किसी चीज़ की वैल्यू को एक से दो बार क्या काउंट कर लिया जाता है। और ऑप्शन डी कह रहा पूरे वर्ष में, ये भी नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ए आओ कभी हवेली पर, ठीक है। 14 मतलब कह रहे कि हमारा 24 क्वेश्चन कह रहे कर्मचारियों के पारिश्रमिक में, कह रहे कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल होता है। अब देखो जब आपने मेथड के क्वेश्चन पढ़ेंगे कौन सी विधि का, आप लोग कमेंट करो ये वाला जो क्वेश्चन है कौन सी विधि का आ रहा है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को 20वां जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था वो लोग आपने कमेंट करके उसका आंसर दो, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था। कह रहे कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक में रोज मतलब शामिल होगा कौन कौन सी चीज़ है। कह रहे कि नकदी के रूप में मजदूरी व वेतन, अगर आपने ध्यान से पॉइंट को पढ़ा हुआ। दूसरा कह रहा है किस्म के रूप में मजदूरी, वेतन, सेवानिवृत्ति, पेंशन और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, मैं कह रहा हूँ पतली गली कंसेप्ट देखना है कि आपने कर्मचारी का पारिश्रमिक, तो उसमें आपने ये पॉइंट भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अलग अलग किस्म के मतलब मिश्रित आय वगैरह से रिलेटेड आपने बातें पढ़ी होगी, और सेवानिवृत्ति, पेंशन पढ़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रचालन आदेश फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भाई पूछे आ रहे हैं। आप लोगों के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉर्मूले तीनों ना बढ़िया से बिल्कुल एकदम ना ऐसा मतलब रगड़ना कि आपको तीनों फॉर्मूला आपके जुबान पे बैठे रहे। बात सही है, इस तरह से आप पढ़ना उसको कि एक एक फॉर्मूला आपके जुबान पे बैठा रहे। क्यों, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं ना एमसीक्यू में ना वो फॉर्मूले से, और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, किस पे, प्रीवियस ईयर के लास्ट के 3 से 4 सालों में क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, ठीक है। कह रहे कि प्रचालन आदेश के लिए कौन सा फॉर्मूला, प्रचालन आदेश का मतलब क्या होता है गाइस, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो पहला कह रहे कि लगान प्लस में, कह रहे कि लगान प्लस में लाभ प्लस में ब्याज, ऑप्शन ये। और ऑप्शन बी कह रहे लगान ब्याज प्लस में कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ऑप्शन ये। और ऑप्शन डी कह रहे कि एनडीपी कह रहे कि एनडीपी एट एफसी माइनस में क्या होता है, सीओई। सीओई का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कर्मचारियों का पारिश्रमिक और माइनस में मिश्रित है। और कह रहे कि ऑप्शन डी दोनों, ए तथा सी। तो यहाँ पर हमारा गाइस जो ऑप्शन होता है प्रचालन आदेश का, हमने सिर्फ क्या पढ़ा था कि लगान को जोड़ दोगे उसमें, ठीक है, लाभ होगा, ब्याज होगा, तो वो हमारा क्या होगा, ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ठीक है। बात सर यहाँ तक देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि मतलब 26 सॉरी कितने कह रहा है 26। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है। बात समझ आ जाता है। देखो कीवर्ड्स आपको गाइस पकड़ना है, क्या कीवर्ड्स हस्तांतरण भुगतान नहीं है। यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी यार कमी मत करना, मतलब इस वाली चीज़ को यार बिल्कुल भी मत करिए इसमें बिल्कुल, क्योंकि देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मैंने बताया था, बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। आप शायद उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, ठीक। ये सारी चीज़ें देखो लिखना, फिर इसको बढ़िया से लाना, ठीक है, इसको PDF को फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो वो सारी चीज़ें रिसर्च के बाद जाके तब आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बार बार 2 से 3 बार जिसने देख ली ना, मैं गारंटी दो भाई आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों लिख के जरूर कि एक भी क्वेश्चन अगर MCQ का राष्ट्र का कंसेप्ट जो भी रहेगा इस वीडियो मतलब इस MCQ से बाहर नहीं आएगा, इसके आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अगला टॉपिक देखो हमारा कह रहे निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय कह रहे राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, ठीक है, सेवानिवृत्ति, अब देखो यहाँ पर कह रहे सेवानिवृत्ति, पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दान। अब यहाँ पर कह रहे कि आपने कह रहे कि हस्तांतरण भुगतान, हस्तांतरण का मतलब जो फ्री फंड में, मतलब फ्री फंड का मतलब जिधर से हमें कुछ रिटर्न मिले, तो इसमें कह रहे कौन सा नहीं है, इसमें से कह रहे कौन सा नहीं है। तो हमारा देखो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, सेवानिवृत्ति पेंशन, कह रहे सेवानिवृत्ति पेंशन के ही हस्तांतरण भुगतान नहीं है, ठीक। क्यों, क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा होगा, अगर आपने आय विधि पढ़ी होगी तो जो कर्मचारियों को पारिश्रमिक होता है ना गाइस, तो उसका एक पार्ट होता है ये,
याद आ रहा होगा? अगर याद आ गया तो कमेंट सेक्शन में कोई यस सर हमें याद आ गया, हमने फॉर्मूले रिवाइज किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 27 क्या कहता है कि डैश के अंतर्गत भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमकर्ता शामिल होते हैं। मतलब कि आपके पास फिलिंदा ब्लैंक्स है, आपके पास 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा आएगा। अब देखो सिंपल बात है, भूमि, श्रम, पूंजी ये कहने का उत्पादन के कारक होते हैं, और कारक आपके 2 प्रकार, एक गैर कारक होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, एक कारक होता है। तो ये कहने की जो ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन कारक आगते होंगे। क्या होंगे? कारक आगते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि किराया प्लस में ब्याज प्लस में लाभ प्लस में रॉयल्टी, इसको जोड़ेंगे क्या बनेगा हमारा। ठीक है, इससे क्या गाइस मिश्रित आय बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। क्यों? मिश्रित आय ऑटोमेटिक है अकेली। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताओ गाइस ये कौन सी विधि का फॉर्मूला है। आप लोग कमेंट करके बताइए गाइस ये कौन सा विधि का फॉर्मूला है। अगर यार वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो का लाइक करते रहिए, बात सुनिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है किसका होता है? प्रचालन अधिशेष का। किसका होता है? प्रचालन अधिशेष का। और क्वेश्चन नंबर हमारा 29 कहता है कि डैश लाभ का वह भाग जिसे भागीदारियों में बांटा जाता है। ठीक है, अगर यार आप लोगों ने वीडियो देखा होगा ना लाभ को, मतलब इस विधि को देखा होगा ना, आय विधि का। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल से बताया था लाभ को 3 पार्ट होते हैं। बात सुनिए, जैसे उसमें लाभांश हो गया, ठीक है, निगम कर हो गया, अवितरित लाभ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या निगम कर दे रखा नहीं दे रखा, तो हमें लाभ से रिलेटेड एक ही टॉपिक पढ़ाएगा क्या? अवितरित लाभ। ठीक है, बिल्कुल देखो अगर आप ध्यान से वीडियो को 2 से 3 बार देख लो ना, कह रहे यार इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन होता है यार, इसको कमेंट सेक्शन में आप बताओगे? बताओ, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में छोड़ दूं मैं, इसका आंसर आप मेरे को खुद बताना। ठीक है, कह रहा कि निवल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, कह रहा कि निवल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस में स्टॉक में परिवर्तन डैश होता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा भाई, इसका आंसर मेरे को कहाँ चाहिए? इसका आंसर आप लोग मेरे को कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में दोगे। कहाँ पर दोगे? ये आपके लिए करवाऊंगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मेरे को कमेंट सेक्शन। तो गाइज ये हमारा जो था डे फर्स्ट की जो वीडियो थी, इसमें जो हमारे 30 जो क्वेश्चन थे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, वो MCQ के राष्ट्र टैग के, इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को मस्त लग रही है ना, तो वीडियो को बस एक बार आप क्या करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, व्हाट्सअप स्टेटस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे आपके भाइयों की भी मदद हो जाएगी। ठीक है, और आप चैनल को यार जरूर से जरूर क्या करिए, आप इसको सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम डे 2 में, देखेंगे हमारा क्या कंसेप्ट रहेगा, उसको यार मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, उसमें क्या पढ़ेंगे, उसकी वीडियो आएगी, उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, बस आप इसको पढ़ो, इसको बार बार आप रिवीजन करिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम क्या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।